हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल। ये जो टॉपिक है आपका फोटोकेमिस्ट्री का है। आप ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल है, इसको हम लोग सिनेप्सिस के बेस पे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सिनेप्सिस। सबसे पहले इसमें दिया है आपको सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बारे में समझना है, सबसे पहले सिनेप्सिस देखते हैं। सॉलिड स्टेट क्या है ना, इसको हम लोग समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन उसका, उसके डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स के बेस पे है ना। इसी में सेकंड टॉपिक दिया है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस है ना। सॉलिड स्टेट रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। फोर्थ है आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं उसको बताऊँगा। अब इसी में आपका दिया है सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल। तो इसमें आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन को अलग समझेंगे और इसके जनरल प्रिंसिपल इसको अलग समझेंगे। तो इसके लिए मैं अलग से सिनेप्सिस दे दिया हूँ। जनरल प्रिंसिपल के लिए सिनेप्सिस है आपका है ना। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन देखेंगे है ना। उसके बाद इसके लिए एग्जांपल्स है ना, 2-4 एग्जांपल देख लेंगे। थर्ड इसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन है ना। इसमें सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ए रिएक्शंस कंडीशंस, क्या क्या रिएक्शन कंडीशंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। बी देखेंगे स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन है ना, स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। और सी में दिया आपका रिएक्शन रेट्स है ना। इन सब के ये जितने भी टॉपिक हैं है ना, इन टॉपिक के बेस पर है ना, इन सिनेप्सिस के जितने भी आपका पॉइंट है इसके बेस पर हम लोग सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल जो प्रिंसिपल उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका सॉलिड स्टेट के बारे में। चूँकि आपका ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरिकल है, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका सॉलिड स्टेट है ये होता क्या है। तो क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर होती है। मतलब एक प्रकार से ये क्या होती है, आपकी पदार्थ की अवस्था होती है। सॉलिड स्टेट क्या होती है, पदार्थ की अवस्था होती है। मुख्यतः हम लोग पदार्थ की कितने अवस्थाएँ पढ़ते हैं, 3 अवस्थाएँ। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट है ना। तो ये आपका लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या है डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी जो सॉलिड स्टेट है उसको देखेंगे। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है, वही है ना। ये जो सॉलिड स्टेट जो होता है एक प्रकार से जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ में क्या होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण जैसे ये हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन जो होते हैं है ना। ये क्या होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, या जो इसके कंस्टिट्यूंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है ना। इसमें क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसके जो आपके कंस्टिट्यूंट्स पार्टिकल होते हैं है ना, ये क्या है, आपस में दृढ़ता से या मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन। और बात करें कि आपका लिक्विड स्टेट हो गया और गैस स्टेट के, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड स्टेट के कंपेरेबल क्या है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर है ना, सॉलिड स्टेट जो होता है उसकी और खासियत होती है कि सॉलिड स्टेट का जो आपका जो शेप हो गया, उसका साइज हो गया, उसका वॉल्यूम जो होती है, ये क्या होती है आपका फिक्स होती है ना, सॉलिड स्टेट का। इस आधार पर इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होता है कि ये मैटर की वह स्टेट है ना, पदार्थ की वह अवस्था है जिसका शेप हो गया है ना, साइज हो गया, वॉल्यूम, ये सब फिक्स होता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स है ना, सॉलिड स्टेट का टाइप्स देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कितने टाइप पढ़ते हैं, 2 टाइप्स है ना। एक होता है आपका जो है क्रिस्टलीन सॉलिड हो गया, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड। दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड है ना। ये जो क्रिस्टलीन सॉलिड है, ये क्या होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स जो पार्टिकल होते हैं, ये रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीन सॉलिड का रेगुलरली अरेंज मतलब इस प्रकार के क्या होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में रहते हैं है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड। दूसरा है आपका एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब क्या है, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं इस प्रकार से अरेंज न रहकर बिखरे हुए रहते हैं। तो इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इरेगुलर होते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। तो इसमें का तो एक टॉपिक हो गया। ठीक है, ये जो सॉलिड स्टेट है इसका इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, इसका डेफिनेशन भी हो गया, इसका टाइप सब हो गया।
अगला सिनेप्सिस में देखते हैं, ये आपका जो है सेकेंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन को पॉइंट के बेस पे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर है ना, पदार्थ की एक अवस्था है। सॉलिड स्टेट जो रिएक्शंस को फ्लोइंग पॉइंट के बेस पर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपका पहला पॉइंट है सॉलिड स्टेट को प्रिपेयर करने के लिए वेरियस मेथड अवेलेबल है। मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट है उसको हम लोग क्या है प्रिपेयर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे मेथड क्या है दिए गए हैं, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट है आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन एनी कंपाउंड के सरफेस एरिया पर होती है। सरफेस एरिया पर मतलब इस वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरफेस एरिया मतलब कहीं पास भी यदि सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या है उस पदार्थ के ओनली सरफेस पर ही होती है, मतलब उसके बाहरी भाग पर ही सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है, न कि आंतरिक भाग पे। आंतरिक भाग में सॉलिड स्टेट रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन उसकी जो बाहरी लेयर होती है यहाँ पर आपकी सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट यह है सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो अभिक्रिया के साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये दोनों कौन सी स्टेट में होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। मतलब सॉलिड स्टेट रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कौन सी स्टेट में होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में। फोर्थ इसमें दिया है सॉलिड स्टेट रिएक्शन क्या है नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो सारी अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पर हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट जो रिएक्शन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो सकती, ये क्या है हाई टेम्परेचर पर ही होती है, ठीक है। थर्ड सिनेप्सिस का इसी में टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक है अदर नेम ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। सॉरी मैं इसको सिनेप्सिस में नहीं लिख पाया हूँ, फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अदर नेम ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन, तो ये सॉलिड स्टेट रिएक्शन का अदर नेम है आपका। सबसे पहले है आपका ड्राई मीडियम रिएक्शन है और सेकेंड है लेस सॉल्वेंट रिएक्शन। तो ये देखते हैं कि इस रिएक्शन को सॉलिड स्टेट रिएक्शन को ड्राई मीडियम रिएक्शन क्यों कहा जाता है। इसको ड्राई मीडियम रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन है ड्राई मीडियम में होती है। मतलब इसमें क्या है कोई भी हम लोग सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ये सूखा रिएक्शन है एक प्रकार से समझिएगा। तो सेकेंड इसमें दिया है लेस सॉल्वेंट रिएक्शन, वही है, ठीक है। लेस सॉल्वेंट रिएक्शन का मतलब है लेस सॉल्वेंट मतलब बहुत ही इसमें आपको सॉल्वेंट लिया जाता है वो बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस सॉल्वेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सिनेप्सिस का फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना कि सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस है ना विद एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के साथ में देखते हैं। तो देखते हैं कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन और उसके एग्जांपल के बारे में। तो ये रहा आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। सब एग्जांपल को देख लेते हैं कि ये सॉलिड स्टेट रिएक्शन में होता क्या है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन में। AS क्या है, कोई आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा जब इससे क्या है रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बिटवीन है ना या फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है B, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस स्टेट में बना है, ठीक है। उसी प्रकार ये सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट लेते हैं A और B। A आपका सॉलिड स्टेट में है, B भी सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C वो भी सॉलिड स्टेट बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल लेते हैं ए भी एक रिएक्टेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, बी भी एक रिएक्टेंट जो सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है सी क्या सॉलिड स्टेट में बना है और डी क्या है गैस स्टेट में बना है, ठीक है। यहाँ पर अगला आपका जो होता है एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या है ए भी एक रिएक्टेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, ये बी भी एक रिएक्टेंट है जो गैस स्टेट में है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका सी बन रहा है, ये बन रहा है आपका सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं सॉलिड होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ये रिएक्टेंट का भी ये यहाँ पर गैस भी है तो यहाँ पर गैस है तो यहाँ पर क्या सॉलिड बन रहा है। मतलब कुछ कंडीशंस में सॉलिड स्टेट रिएक्शन में भी ये क्या है रिएक्टेंट डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस में। लेकिन जो नॉर्मल जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होते हैं उसमें क्या है आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अगला टॉपिक है इसी में, अगला टॉपिक दिया है सॉलिड स्टेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं ऑल जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो होते हैं हीटिंग प्रोसेस क्या होते हैं हीटिंग प्रोसेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऑल सॉलिड स्टेट रिएक्शन हीटिंग प्रोसेस से स्टार्ट होती है, मतलब सॉलिड स्टेट रिएक्शन को शुरू करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है हीट करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड इसी में दिया है कि रूम टेम्परेचर पर है ना सॉलिड स्टेट रिएक्शन नहीं हो सकती, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट रिएक्शन
नहीं हो सकती, इसको करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है सॉलिड स्टेट रिएक्शंस लेस सॉल्वेंट होते हैं, इसको हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि इसमें यदि सॉल्यूशन लेते हैं तो वो भी बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट जो रिएक्शन होती है लेस सॉल्वेंट होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी पढ़े हम लोग कि सॉलिड का 2 टाइप्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो उसका जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स देखना है तो टाइप्स इसके दिए हैं, है ना। पहला देखते हैं ए सिंगल क्रिस्टल जो प्योर डिफेक्ट फ्री हो, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होता है ना। ए सिंगल क्रिस्टल जिसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला टाइप है। दूसरा हो ए सिंगल क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट हो एंड उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई की गई हो या मॉडिफाई किया गया हो, ठीक है। थर्ड इसी में है आपका पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड। फोर्थ है पाउडर क्रिस्टल के रूप में भी रहता है, आपका क्रिस्टलिन जो सॉलिड है पाउडर क्रिस्टल के रूप में रहता है। 5 है ये थिन फिल्म के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार होता है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो इतना में हम लोग का जो आपका जो टॉपिक था सॉलिड स्टेट रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग जनरल प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन को जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैनी प्रिंसिपल प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं किसकी, जनरल प्रिंसिपल की। दूसरा इसी में टॉपिक है सॉलिड स्टेट रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, इसको हम लोग पहले भी मतलब इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सॉलिड स्टेट रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर पर हीट करना इसेंशियल होती है, मतलब सॉलिड स्टेट रिएक्शन हम लोग को चाहिए तो रिएक्शन को हाई टेम्परेचर के लिए हाई टेम्परेचर पर क्या है उसको हीट करना आवश्यक है, ठीक है। फोर्थ है इसी में सॉलिड स्टेट रिएक्शन के लिए, है ना, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसी में सॉलिड स्टेट रिएक्शन में काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक, है ना, इफेक्ट ये क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। छठवां थर्मोडाइनेमिक कंसीडरेशन यह शो करता है, देखो इसमें क्या चाहिए आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन में काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काइनेटिक भी इंपॉर्टेंट होता है और थर्मोडाइनेमिक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थर्मोडाइनेमिक क्या करता है उसको देखो, तो ये थर्मोडाइनेमिक जो होता है कंसीडरेशन यह शो करता है कि पार्टिकुलर रिएक्शन होगा कि नहीं, मतलब जो थर्मोडाइनेमिक है वो ये बताता है कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। ये छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट काइनेटिक फैक्टर या काइनेटिक इफेक्ट ये क्या दर्शाता है, तो ये काइनेटिक फैक्टर उस रेट को डिटरमाइन करता है जिस पर रिएक्शन ऑक्यूर होती है ना। तो काइनेटिक जो फैक्टर है ये क्या है, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा है, और थर्मोडाइनेमिक जो कंसिडरेशन है यह रिएक्शन होगा कि नहीं इसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है सेकेंड इसी का सिनेप्सिस है ना। सिनेप्सिस में ये टॉपिक था एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड स्टेट रिएक्शन के प्रिंसिपल को फ्लोइंग एग्जाम्पल के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कितने सारे एग्जाम्पल है उसके बेस पे इसको एक्सप्लेन कर। ये देखिए ये है आपका सॉलिड स्टेट जो रिएक्शन है उसके जनरल प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है MgO, है ना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Al2O3 डाई एल्यूमिनियम डाई ऑक्साइड, ये दोनों को क्या है 1:1 के अनुपात में लेना है, मतलब इन दोनों का रेशियो 1:1 है, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखते हैं कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, है ना, ये दोनों आपस में मिल के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं MgAl2O4, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के बेस पर हम लोग क्या है सॉलिड स्टेट रिएक्शन के जनरल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सिनेप्सिस में पॉइंट था इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ठीक है। ये आपका पॉइंट था इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। सबसे पहले इसमें देखेंगे रिएक्शंस कंडीशंस, है ना। रिएक्शंस कंडीशन होता है क्या है, मैं थ्योरी को पढ़ दे रहा हूँ आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक जो तो कंसिडरेशन से MgO, ठीक है, और Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करके MgAl2, है ना, O4 बनाने चाहिए। तो बन रहा है यहाँ पास MgO है, Al2O3 है, ये आपस में क्या रिएक्शन करके MgAl2O4 बना रहे हैं, इसी को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यह रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर,
है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है इस रिएक्शन की रेट जो होती है क्या होती है, स्लो होती है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब MgO और Al2O3 को हम लोग क्या है रूम टेम्परेचर पर क्या है जब रिएक्शन कराते हैं तो इनकी जो रिएक्शन की रेट होती है ये क्या होती है, वेरी स्लो होती है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। बट अब क्या करेंगे, बट 1200 से एबव मतलब क्या है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर को हम लोग क्या 1200 डिग्री सेल्सियस से एबव कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो रिएक्शन की रेट क्या है, वेरी फास्ट हो जाती है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर हो रहा था, यदि हम लोग क्या है इसको 1200 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर देते हैं तो ये जो रिएक्शन की रेट जो वेरी स्लो था, स्लो से ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर ऑक्यूर होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन की रेट वेरी फास्ट हो जाता है एंड रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 1500 है ना 1500 डिग्री सेल्सियस तक सेवरल डेज तक हीट करना आवश्यक है। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये क्या 1500 डिग्री सेल्सियस से कुछ दिनों तक उसको क्या करना चाहिए, हीट करना चाहिए, तब जाके आपकी सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन का जो जनरल प्रिंसिपल का पहला टॉपिक है ये रिएक्शंस कंडीशंस, मतलब उसके रिएक्शंस को होने के लिए कंडीशंस चाहिए कि उसका टेम्परेचर इतना इतना होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला टॉपिक। ये है आपका दूसरा टॉपिक है ना, प्रिंसिपल्स का ही दूसरा टॉपिक है ना। इसका नाम दिए, ये आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें इसका नेम है स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन। ये स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन होता क्या है इसको मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल तो वही है रहने के लिए, ठीक है। तो ये सबको छोड़िएगा, सीधा जाते हैं हम लोग यहाँ पर जो चार्ट एग्जाम्पल दिया है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है टॉपिक नेम है स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन। स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन का मतलब ये है कि यदि हम लोग क्या है दो ठो कंपाउंड लेते हैं, है ना, दो ठो कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। कोई भी जो है यहाँ पर दो ठो कंपाउंड ले रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं AmGO, है ना, ये पहला कंपाउंड ले लिए। दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग Al2O3, ये ले लिए। अब इनसे मिल के प्रोडक्ट बना है, वही पिछले वाला एग्जाम्पल है। ये Mg हो गया और Al2O4 ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो कंपाउंड ले रहे हैं, पहला कंपाउंड ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये दोनों जो कंपाउंड ले रहे हैं इसमें आपका जो एल्यूमिनियम का, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है ना, एल्यूमिनियम डाई ट्राई ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। और ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन वाला का स्ट्रक्चर अलग है। ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें क्या है मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर अलग है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ये जब दोनों कंपाउंड मिल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसमें आपका मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर अलग होगा, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर अलग होगा और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना। अब स्ट्रक्चर कैसे अलग होगा उसको यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा है डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड में आपका ऑक्साइड आयन का स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल है ना। सेम टाइप से डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड में एल्यूमिनियम 3+ आयन का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। और पूरा जो प्रोडक्ट बन है उसमें क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा प्रोडक्ट ये बन गया मैग्नीशियम डाई एल्यूमिनियम टेट्रा ऑक्साइड में आपका मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। यहीं पर आपको लोग का मैं डिफरेंट बता दे रहा हूँ। पूरा प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2+ आयन का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, है ना। और यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम 3+ आयन का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्साइड आयन के स्ट्रक्चर एक बार हेक्सागोनल है। यहाँ पर ऑक्साइड आयन का स्ट्रक्चर एक बार क्या है, क्यूबिक है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं आपका रिएक्टेंट में डिफरेंट है और प्रोडक्ट में इन सब आयनों का जो स्ट्रक्चर है क्या है, डिफरेंट है। इसलिए क्या है आपका स्ट्रक्चरल जो कंडीशंस या स्ट्रक्चरल जो कंसीडरेशन होते हैं इसके बेस पे हम लोग ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यदि आपका स्ट्रक्चर यदि सेम रहता है ना, कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम रहता है तो जो रिएक्शंस जो होते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, इजीली हो जाते हैं। यदि स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपका डिफरेंट होते हैं तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन आसानी से नहीं हो सकते, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है।
अगला टॉपिक है सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल में जनरल प्रिंसिपल का जो तीसरा पॉइंट पढ़ना है हम लोग को ये पढ़ना है आपका रिएक्शंस रेट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस रेट में क्या होता है, अब इतना सारा थ्योरी है, यदि आप इस थ्योरी को लिखना चाहते हो तो इसको वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आपका ये जो रिएक्शंस रेट है ये होता क्या है। देखो, ये रिएक्शंस रेट को समझने के लिए हम लोग सिंपली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये निकिल ऑक्साइड है और ये डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड है। ठीक है, अब ये क्या है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा कर देखते हैं, एक बार लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा कर देखते हैं। ठीक है, तो यदि क्या है कोई भी टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो निकिल ऑक्साइड और डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड से हम लोग का यहाँ बस कंपाउंड बन रहा है निकिल डाई एल्यूमिनियम टेट्रा ऑक्साइड। ये कंपाउंड बन गया। यहाँ बस दो कंडीशंस हो सकते हैं, है ना, रिएक्शंस रेट के लिए दो कंडीशंस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है इसको लो टेम्परेचर पर करवाते हैं। लो टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शंस की रेट होती है वेरी स्लो होती है, क्योंकि जानते हैं कि लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन की रेट क्या होती है, वेरी स्लो होती है। ठीक है, लेकिन यदि रिएक्शन को हम लोग हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं तो रिएक्शन की रेट क्या होती है, फास्ट होती है। बस उसी को ये रिएक्शंस रेट में लिखना है कि यदि कोई भी आपका सॉलिड स्टेट रिएक्शन को हम लोग लो टेम्परेचर पर करवाते हैं तो उसकी रिएक्शन की रेट स्लो होती है, हाई टेम्परेचर पर उसको करवाते हैं तो रिएक्शन की रेट वेरी फास्ट होती है ना। इन सब को क्या है पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर से एक छोटा सा वो फार्मूला दिया है कि कोई भी जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन की जो रेट को हम लोग फ्लोइंग इक्वेशन के द्वारा शो कर सकते हैं। ये इक्वेशन है dx/dt इज इक्वल टू kx, है ना, इसका -1 इनवर्स में दिया है। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये है ना, ब्रैकेट में kt और इसका है इसका वो दे दिया है 1/2। ठीक है, यहाँ पर ये k जो है क्या है, रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर t जो है टाइमिंग होता है और x क्या होता है, ये रिएक्शन का अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या है सॉलिड स्टेट जो रिएक्शन है और उसके जनरल जो प्रिंसिपल है उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल है उसको हम लोग क्या है इतने पॉइंट के बेस पे समझ सकते हैं। थैंक यू।